हेलो क्लास सिक्स स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए एक और क्लास सिक्स का मैथ्स का पेपर सोल्व कर लेते हैं, जो कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है आपके पीरियड टेस्ट 1 पेपर में। और जैसे कि आपके पेपर नज़दीक है तो आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करते रहना चाहिए, ठीक है। आपको कनेक्शन बनाए रखना है पेपर के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का मेन मोटिव होता है 3 चीज़ें क्लियर करना। वो 3 चीज़ें कौन सी क्लियर होती है आपको अगर आप पेपर सोल्व करते हैं? तो पेपर से आपकी 3 चीज़ें क्लियर होती है कि देखो, 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक होता है जिसका सिलेबस बिल्कुल ऑन टाइम चलता है, उसको ज़रूरत होती है रिवीजन की। तो क्वेश्चन पेपर हमें बहुत अच्छा रिवीजन कराता है और ये एक बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का, ठीक है। फिर दूसरी तरह के बच्चे होते हैं जिनका थोड़ा कोर्स कंप्लीट नहीं होता और कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमें कहाँ मिलते हैं? क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं। तो हमारे ये कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कराता है। और तीसरा और लास्ट, दोनों तरह के बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट भी है और जो थोड़ा कमज़ोर भी है, दोनों तरह के बच्चे क्या करते हैं, उन दोनों को ज़रूरत होती है अप्रोच की, पेपर को सोल्व कैसे करना है। तो बेसिकली हम जब क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं दूसरे स्कूल का, तो हमें ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हमें पेपर सोल्व कैसे करना है, अप्रोच आ जाती है। और ये 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी है पेपर को सोल्व करने के लिए, जो कि हमें सिर्फ क्वेश्चन पेपर सोल्व करके ही आ सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। क्लास 6 का मैथ्स पेपर में सेक्शन ए कहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट वंस ओनली बाय 3870। देखो, आपके पास 4 डिजिट है, इनसे मिलाकर सबसे बड़ा नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है, 4 डिजिट नंबर। और जिसमें कि ये जो टर्म दी गई है सिर्फ एक बार यूज़ होंगी। तो आप ध्यान रखो, जब भी आपको कुछ भी कोई भी डिजिट दी जाती है तो सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए सबसे स्टार्टिंग में आप सबसे बड़ा नंबर रखोगे। कौन सा नंबर रखोगे? लार्जेस्ट और नंबर आप रखोगे। और उसके बाद आप एक बार इनको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 8। उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो 8 के बाद इससे छोटा कौन सा है? 7। इसके बाद छोटा कौन सा है? 3। देन कौन सा है? 0। तो आपका सबसे लार्जेस्ट नंबर इन डिजिट से मिलके कौन सा बनेगा? आपका 8730। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर इज। अब देखो, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, पहले तो आप समझ लो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। और जब कंपोजिट का जिक्र आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो बेसिकली आप देखो, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से, मतलब खुद से, ऑन इट्स ओन, और 1 से, सिर्फ 2 से ही डिवाइड हो सकते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से या 1 से डिवाइड हो सकते हैं। वहीं कंपोजिट नंबर होते हैं जो इन दोनों के अलावा, इन 2 से एक ज़्यादा फैक्टर, कम से कम इन 2 से एक ज़्यादा, मतलब कि 2 + 1 फैक्टर होंगे ही होंगे, ठीक है। एक तो वो खुद से डिवाइड होगा, एक वो एक नंबर से डिवाइड होगा, और इसके अलावा भी उसका एक ना एक फैक्टर होगा ही मिनिमम। तो मिनिमम कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर्स होंगे ही होंगे। पॉजिटिव इंटीजर होगा आपका, तो वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। तो आइए देख लेते हैं 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा है सबसे छोटा। तो देखो, 2 डिजिट 11 नंबर तो प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ 11 या 1 से डिवाइड होगा। 12 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक कंपोजिट नंबर तो है, लेकिन देख लेते हैं क्या सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट पूछा गया है। तो अगर 12 से छोटा कोई कंपोजिट नंबर मिल जाता है तो 12 गलत होगा। फिर 10 देखते हैं। 10 5 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड, बिल्कुल ये कंपोजिट नंबर है। पर ये क्या छोटा है? हाँ, 12 से तो छोटा है, और 12 से छोटा है तो 13 से तो अपने आप ही छोटा है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? 10। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। प्राइम नंबर विच कम्स बिटवीन 86 एंड 90। तो 86 और 90 के बीच में कौन सा प्राइम नंबर आता है, आपको ये बताना है। 86 और 90 के बीच में कौन सी टर्म आती है? 87, 88, 89। अब इन 3 में से आप देखो, 87 तो 29 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, तो ये तो प्राइम नंबर होगा ही नहीं। 88 2 से, 4 से, 44 से, 22 से, सबसे डिवाइड हो सकता है, ये भी नहीं होगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा? ओनली 89। तो 89 कौन सा ऑप्शन है? बी आपका सही करेक्ट ऑप्शन होगा कि 86 और 90 के बीच में ओनली 89 ही एक प्राइम नंबर है इनके बीच में। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 308927 इज। अब देखो, क्योंकि ये पूरी एक डिजिट है तो हम इंडियन डेसिमल सिस्टम के हिसाब से इसको बांट देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। अब एक्सपेंड करने का तरीका क्या होता है? देखो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो यहाँ पर क्या है? 30, 10,000 देन लाख। तो 3,08,927 है। तो हम 3 लाख प्लस 8,000 प्लस 900
प्लस 20 प्लस 7 लिखेंगे तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ए सही हो जाएगा। देख लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 6, नहीं ये सही नहीं होगा क्योंकि ये 30 लाख हो गया। देखते हैं 1 2 3 4 5, 3 लाख तो सही है। इसके बाद 8000 आना चाहिए पर ये यहाँ 800 आ गया, गलत है। फिर ये चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी 1 2 3 4 5, 3 लाख बिल्कुल सही है। 8000 1 2 3 बिल्कुल सही है। 900 बिल्कुल सही है। 20 प्लस 7, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा। देखो क्या लिखा है, 3,08,927, यही लिखा है। अब इसमें आप देखो ये आपका यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ठीक है, और ये लाख, ये आपका लाख प्लेस है। अब ये 3 लाख हुआ, 3 लाख ऐसे लिखेंगे, प्लस कितना बचा 8000 बचा, 8927 बचा, तो 8000 लिख लेंगे, प्लस 900 प्लस 20 प्लस 7, तो आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। शीतल मार्क्ड 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट्स। तो कितनी लाइन हो सकती है जो इन दोनों पॉइंट को क्रॉस कर सकती है। तो देखो शीतल के पास ये पेपर था, शीतल ने 2 पॉइंट बना दिए पेपर पर। अब पूछा है कि शीतल पूछ रही है कि इन 2 पॉइंट को कितनी लाइन एक साथ छूकर निकल सकती है। तो अब आप देखो कि क्या एक से ज़्यादा कोई लाइन निकल सकती है, क्या एक से ज़्यादा कोई लाइन निकल सकती है। इन दोनों पॉइंट को सिर्फ एक लाइन छूकर निकल सकती है, ठीक है। कितनी निकल सकती है, एक। तो पेपर पर कितने पॉइंट थे, पेपर पर पॉइंट थे 2 पॉइंट, 1 और 2। अब हमें कहा गया है कि कितनी लाइन छूकर निकल सकती है। अब एक लाइन छूकर निकल सकती है। अगर 2 लाइन दूसरी लाइन देखेंगे तो दूसरी लाइन मान लो यहाँ से जा रही है तो ये दूसरे पॉइंट को छुएगी नहीं। फिर दूसरी लाइन देखेंगे, ये भी दूसरे लाइन पॉइंट को छुएगी नहीं। अब इस तरह से कितने भी हम लाइन खींच लें, सिर्फ एक ही लाइन होगी जो दोनों पॉइंट को छूकर निकल सकती है। बाकी सारी लाइनें इधर उधर जाएंगी और दोनों पॉइंट को नहीं छुएंगी, ठीक है। इस तरह से हम आंसर देंगे कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। शीतल मार्क 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर पर 2 पॉइंट मार्क किए थे शीतल ने। अब पूछा था कि कितनी लाइन वो ड्रॉ कर सकती है जो दोनों को पास करे, जो दोनों को छूकर निकले, तो सिर्फ एक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कम्स नेक्स्ट 11 13 15 17 डैश डैश। तो आइए देख लेते हैं 11 13 15 17। अब हमारे पास देखो 11 क्या है सीरीज़, 11 13 15 17, 11 13 15 17 डैश डैश। तो अब आप देख रहे हो कि इस सीरीज़ में क्या पैटर्न बन रहा है। 11 से 13 कैसे आया, तो 11 से 13 आएगा, आप 13 में से 11 माइनस करोगे तो 2 बचा, तो 11 में प्लस किया था आपने, क्या +2, तब आया 13। अब इससे आपने नोटिस किया कि +2 करने पे 13 आया, तो +2 करने पे क्या आएगा, +2 करने पे आएगा 15, ठीक है। फिर +2 करेंगे, आएगा आपका 17। तो आपकी सीरीज़ मिल गई आपको। नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है तो +2 कर देंगे, फर्स्ट टर्म आ जाएगी 19 और 19 में +2 कर देंगे, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी 21। तो आप अपने ऑप्शन में चेक कर लेंगे। हमारे ऑप्शन में देखो ऑप्शन 19 और 21, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 19 और 21। क्वेश्चन 7 पर चलते हैं। प्रीडिसेसर ऑफ 100199 इज़। देखो प्रीडिसेसर क्या होता है, बेसिकली प्रीडिसेसर का मतलब है एक कम, ठीक है, जस्ट एक पहले कौन सी संख्या रही होगी। तो आपके पास है संख्या 100199 और प्रीडिसेसर क्या होगा, एक कम, तो 100199 माइनस के 1 कितना होगा, 100198। तो आपका 100198 ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट कम्स नेक्स्ट। अब आपके पास कुछ फिगर दी गई है, ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन। पेंटागन होता है जिसकी 5 साइड होती है। अब देखो आप नोटिस करो कि इसमें कितनी साइड है। इसको हम बोलेंगे एक फिगर, जो आपको फिगर दी गई है, ठीक है। इसके बाद दिया गया आपको स्क्वायर, इसके बाद दिया गया आपको पेंटागन जिसकी 5 साइड होती हैं, ठीक है। अब पूछा है नेक्स्ट क्या होगा। अब आपने एक चीज़ पैटर्न नोटिस करना है आपको, इसमें कितनी साइड है, 1, 2 और 3। तो कितनी साइड है, 3 साइड्स। इसमें कितनी साइड है, 1, 2, 3, 4। कितनी साइड्स है, 4 साइड्स हैं। इसमें कितनी साइड्स हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो कितनी साइड्स हो गई, 5 साइड्स हो गई। तो आपने एक पैटर्न नोटिस किया कि 3 साइड्स थी, +1 साइड हुई, +1 साइड हुई। अब आपको +1 साइड करनी है, तो यहाँ पर कितनी साइड होनी चाहिए, 6 साइड्स होनी चाहिए। तो आप 6 साइड्स कर देंगे। तो इसमें कितनी साइड होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसको क्या बोलते हैं हम, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं हम हेक्सागन, इसको बोलते हैं हम पेंटागन। सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इसकी 5 साइड्स हैं। इसको बोलते हैं हम स्क्वायर और इसको हम ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अपना ऑप्शन देख लेते हैं। 6 साइड किसकी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पैटर्न में साइड के आपके फिगर की साइड्स काउंट कर रहे थे और +1 साइड होती जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, कंप्लीट द पैटर्न। अब पैटर्न को फिर से देख लेते हैं, 1, 3, 6, 10 डैश एंड डैश। तो अब इस पैटर्न को देखते हैं, 1, 3 कितना प्लस हुआ, +2, 6 कितना प्लस हुआ, +3, 10 कितना प्लस हुआ, +4। 10 के बाद कितना आएगा, अब यहाँ पर क्या सीरीज़ बनी, +1 की बनी, +1। अब 4 में क्या करेंगे, +1, क्या आएगा, 5। तो 5 आया, 5 10 में प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 15। नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी, अब 5 में भी +1 कर देंगे तो क्या आया, 6, और 6 + 6 कर देंगे किसमें, 15 में, तो 21। तो आपके पास 2 टर्म आ गई, एक 15 एक 21, और ऑप्शन आपका होगा बी, 15 और 21। समझे कैसे, देखो आपके पास सीरीज़ थी 1, 3, 6, 10। बेसिकली आपके पास सीरीज़ थी 1, 3, 6, 10। इस तरह के क्वेश्चन में आप पैटर्न यूज़ करेंगे, पैटर्न देखेंगे कि क्या पैटर्न बन रहा है। अब जनरली अगर अगली टर्म, जस्ट अगली टर्म, पहली टर्म से अगली टर्म बड़ी है तो आप माइनस करके देखो कि ऐड हो रहा है। अगर छोटी है तो आप प्लस करके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं। अब इसमें हमें साफ दिख रहा है 1 के पास है 3, 3 के पास है 6, तो 3 में से कितने जाएगा, 2 जाएंगे तब 1 आएगा। तो मतलब 1 में +2 किया तो 3 आया, 3 में +3 किया तो 6 आया। देखो 2, 3, 6 में +4 किया तो 10 आया। तो अब 3 के बाद क्या आया, 4 आया। तो आप देखो यहाँ पे एक सीरीज़ चल गई 2, 3, 4, 5, 6। अब पिछले 10 को, क्योंकि 3 यहाँ पर आया था, 6 यहाँ पर आएगा, 10 यहाँ पर आएगा, तो 10 + 5 कितना होगा, 15। अब 15 यहाँ पर आएगा, 15 + 6 कितना होगा, 21। ये इसको ऐसे समझ सकते हो आप, +2 हुआ और ये अगेन हमें साफ दिख रहा है कि ये +3 हुआ, ये +4 हुआ। अब 2, ये एक पैटर्न बन गया। इस सीरीज़ को देखो कि पहले 2+ और था, फिर 3+ और था, कितना डिफरेंस आ गया, +1 का, फिर 3+ हुआ, फिर 4+ हुआ, फिर कितना डिफरेंस आ गया, +1 का। अब हमें पता चल गया कि जो प्लस हो रहा है, जो टर्म प्लस हो रही है उसमें भी 1 का डिफरेंस चल रहा है। तो अगली टर्म के लिए जो प्लस होगा यहाँ पे, उसमें भी 1 का डिफरेंस होगा 4 में, तो +1 कर देंगे। फिर जो अगली टर्म होगी, इससे अगली टर्म, उसमें भी 1 का डिफरेंस होगा, +1 कर देंगे। अब 4 था पहले, फिर कितना हो गया +1 करके, +5, 5 था, +1 करके कितना हो गया, +6। तो यहाँ पर 10 में +5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, क्या टर्म आएगी, 15। अब 15 में आप +6 कर दोगे तो क्या टर्म आ जाएगी, 21। तो ये दोनों आपके आंसर आ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, LCM ऑफ 9 and 12 इज़। अब देखो आपको समझना होगा कि LCM होता क्या है। बेसिकली LCM बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। LCM और SCF में आपको कभी भी चलना नहीं है। LCM लीस्ट
कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब लीस्ट कहा गया है और मल्टीपल। अब आप देखो मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल बेसिकली होता है जैसे 2 का मल्टीपल हो गया 4, 6, 8, 10, 12, ये मल्टीपल है। अब 4 के मल्टीपल हो गए 8, 12, आपका 16, 20। अब आप एक बात बताओ, इन ट्रीज़ में से कोई भी एक टर्म चूज़ करो जो इसमें भी कॉमन हो और इसमें भी कॉमन हो। आपको दिख रहा है 12 भी कॉमन है भाई, आपको दिख रहा है 8 भी कॉमन है भाई, आपको और तो कुछ नहीं दिखा। अब आपसे पूछने लगूँ मैं कि इनमें सबसे छोटी टर्म कौन सी है जो कॉमन है। तो पहली बात तो कॉमन 2 ही टर्म मिली हमें, 8 और 12, और इसके बाद जो भी टर्म हमें कॉमन मिलेगी, कॉमन टर्म मिलेगी, वो इससे बड़ी ही होगी। क्या होगी? बड़ी होगी। 2 के अगर मल्टीपल देखें हम, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है, डेफिनेशन बाद में देखेंगे। और यहाँ पर हम करते हैं 4 के। 4 आप कर 4, 8, 12, 16, 20, 24। अब आप एक बात बताओ, ये भी इसके मल्टीपल है। क्या है? मल्टीपल है। और ये भी इसके मल्टीपल है। ठीक है, 4 के मल्टीपल ये रहे और 2 के मल्टीपल ये रहे। अब आप ये बताओ कि 2 के मल्टीपल और 4 के मल्टीपल में से कौन सा कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो 4 कॉमन हो गया, आपका 8 कॉमन हो गया, उसके बाद आपका 12 कॉमन हो गया, उसके बाद आपका 16 कॉमन हो गया। ठीक है, अब आप बताओ इन कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। 4 हो गया, तो आपका 2 और 4 का एलसीएम क्या हो गया? 4। ये क्या है? LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझे? ये तो हो गया बेसिक, बिल्कुल ज़ीरो से समझा दिया मैंने आपको। अब देखते हैं इसको निकालते कैसे हैं। देखो आपके पास, मान लो जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास 7, आपके पास है 4 और 9, ये आपके पास 4 और 9 है। अब आपको निकालना है लीस्ट, एक सेकेंड ये कर लेते हैं 6। अब आपको निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आपको देखना है कि 4 के मल्टीपल कौन से हैं। 4, 8, 12, 16, 24, 24, 28। ठीक है, इसके बाद आपके 6 के मल्टीपल है 6, 12 और आपके 18, 24, 30, 36। ठीक है, अब इसमें आप ऐसे करोगे, इतना टाइम लग रहा है, तो इसका निकालने का तरीका होता है, आप ऐसे रखोगे, टेबल चलाओगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। 3 पर चलिए टेबल। अब 2 की फिर से देखेंगे, 2 1 ज़ा 2, तो 1 आ गया यहाँ पे, 3 का 3 एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, तो नीचे दोनों 1 आ गए, तो 1 तक आने तक सोल्व करना है आपको। अब देखना है 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, क्या हो गया? 12। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो जो भी आएगा इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी लास्ट टर्म आएगी 12, ये क्या कहलाएगा? LCM ऑफ 4 and 6। और यहाँ भी हम अगर नोटिस करें तो 4, 8, 12, 6, 12 सबसे छोटा नंबर कौन सा था जो हमारा कॉमन था? 12 ही था, तो आपका LCM आ गया 12। अब इसी तरह से हम LCM निकालना सीख लिया। अब 9 और 12 का LCM निकालते हैं। 9 और 12, तो ये दोनों किससे कटेंगे? 9 3 से कटेगा, 12 भी 3 से कट जाएगा, तो 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा। अब ये देखो 3 तो 3 से ही कटेगा, 4 नहीं कटेगा, तो 4 एज इट इज़ लिख देंगे, और 3 1 ज़ा। अब इसका 1 आ गया, इसको छोड़ देंगे। 4 किससे कटेगा? या तो 2 से कटेगा, 2 2 ज़ा 1 एज इट इज़ लिखा, और 2 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 2 1 ज़ा और 1 एज इट इज़। ये आ गया आपके 1 दोनों, हमने सोल्व करना बंद कर दिया और इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। तो इन दोनों का LCM आ गया। LCM ऑफ 9 and 12 इज़ 36। ऑप्शन में देख लेते हैं, एक सेकेंड, ये दूसरी क्लास का ऑप्शन में 36, हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 36। ठीक है, इस तरह से हमने LCM निकालना सीख लिया। सेक्शन बी पर आते हैं, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स।
बस ट्रू फॉल्स देखना है हमें। ऑप्शन ए कहता है द रे हैज़ वन स्टार्टिंग पॉइंट। तो रे एक रे होती है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कहीं पर, इसको रे कहते हैं। क्या ये सही है? तो ऑप्शन ए कहता है रे उसी को कहते हैं बेसिकली जो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर और फिर इनफाइनाइट तक जाती है, इसको क्या कहते हैं? रे। तो ये बिल्कुल सही है, तो इसको क्या करेंगे? ट्रू। इसके बाद बी ऑप्शन पर आते हैं। बी कहता है द सक्सेसर ऑफ 3 डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज अ 3 डिजिट नंबर। देखो 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 2, 3, 4। इसका सक्सेसर क्या होगा? इसका होगा, देखो प्रीडिसेसर तो हमने जान लिया था कि एक कम, प्रीडिसेसर हुआ था एक कम। जब हम बात करते हैं प्रीडिसेसर की, तो जो डिजिट दी गई है उससे जस्ट पिछले डिजिट को ही एक कम डिजिट को हम कहते हैं प्रीडिसेसर। और सक्सेसर कहते हैं हम जस्ट एक डिजिट ज़्यादा, मतलब 1 + 1 को। मान लो 4 है तो इसका सक्सेसर होगा 4 + 1। ये क्या हो गया? 4 का सक्सेसर हो गया। तो आइए क्वेश्चन पर देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं कि द सक्सेसर ऑफ 3 डिजिट नंबर, जैसे 2, 3, 4 है, इसका सक्सेसर क्या हुआ? +1। क्या आ जाएगा? 2, 3, 5। तो 3 डिजिट नंबर का 3 डिजिट रहता है जनरली, लेकिन इसमें कहा है कि सक्सेसर ऑफ 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज, हमेशा, ए 3 डिजिट नंबर। लेकिन 3 डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा 3 डिजिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक डिजिट लास्ट की ऐसी डिजिट है 999, जिसमें अगर सक्सेसर देखें +1 करके तो हमारा क्या आ जाएगा? 1000, जिसमें कितनी डिजिट हो जाएंगी? 1, 2, 3, 4। तो ये फॉल्स हो गया। ऑप्शन बी आपका फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। इंसर्ट कोमाज सुटेबली एंड राइट द नेम्स। तो आपको कोमा इंसर्ट करने हैं सुटेबली और इनके नाम लिखने हैं। तो 890006 इसको क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को भी समझेंगे। तो देखो जैसे कि हमें पता है कि ये 6 यूनिट प्लेस पर है, ये टेंस, ये 100, ये 10,000, ये 10,000, ये लाख। तो 8,90,006, 8,90,006 ये लिखा है। अब इसको लिखेंगे ऐसे 8,90,006। ठीक है। अब इसमें लगाने हैं आपको इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के हिसाब से कोमास। अब इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम क्या कहता है कि स्टार्टिंग के 3 मतलब यूनिट, टेंस और 100, तो 100 प्लेस तक आप क्या करोगे? कोई भी कोमा नहीं लगाओगे। तो फर्स्ट कोमा लगेगा 3 डिजिट के बाद एक, और इसके बाद सारी डिजिट में हर 2 डिजिट के बाद कोमा लगता चला जाएगा। जितनी भी बड़ी टर्म होगी 2 डिजिट के बाद कोमा लगता चला जाएगा। तो ये कौन सा हो गया? इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। ये लिखो आप अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी पर आते हैं। ये था हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कहता है 8500 85000001 85000001। अब इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा देखो 1, 2, 3 यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब कि 8 और यहाँ पर 0, 85 लाख होगा। उसके बाद 85 लाख हो गया, 85 लाख। अब आपको पेपर में लिखने के लिए इजी बना रहा हूँ। 85 लाख का मतलब है 80 लाख + 5 लाख, समझते हो? उसके बाद सिंपल डायरेक्ट 1 है, +1 है, नॉर्मल +1। तो इस 1 को तो छोड़ ही दो। अब देखो कि 80 लाख कितना होता है। 80 लाख को बांट देते हैं हम 10 लाख × 8। अब हमें पता है कि 10 लाख किसके इक्वल होता है? 10 लाख होता है 1 मिलियन के। 10 लाख होता है, ये पेपर में डायरेक्ट आ सकता है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं और 10 लाख को कितना कहते हैं। तो 10 लाख होता है 1 मिलियन × कितना? 8। तो ये कितना हो गया? 8 मिलियन। 8 मिलियन। अब हमें कहा गया है कि 5, इसमें 5 लाख और जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 500,000 हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे? 8,500,000 500,001। अब इसमें क्या होता है, मिलियन के बाद ना, अगर 1 मिलियन के बाद कितना बचते हैं? मिलियन में 1 मिलियन में जैसे मैंने बताया आपको 10 लाख होते हैं। तो लाख में कितनी ज़ीरो आती हैं? 5 ज़ीरो आती हैं। तो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में क्या पढ़ते हैं हम इसको? 100,000। क्या पढ़ते हैं? 100,000 पढ़ते हैं। अब आप ध्यान रखना कि हमेशा मिलियन के बाद जो आएगा वो 100,000 आएगा। ठीक है। मान लो फॉर
एग्ज़ाम्पल 5 मिलियन लिखा है, इसके बाद 704,401 ये लिखा है आपका, तो इसको कैसे लिखेंगे? 5 मिलियन होता है बेसिकली 50 लाख। अब हम 5 मिलियन को 50 लाख लिख दिया, इसके बाद 5 डिजिट आनी है 704,000, तो 704,401, ठीक है। अब ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये 100,000 और ये आपका मिलियन और ये आपका 10 मिलियन। अब हमने 5 मिलियन 704,000 कहा था, तो 5 मिलियन में 5 ये टर्म आएगी, ठीक है। यहाँ पर जो प्लेस होगा उसकी बात की गई। तो 5 मिलियन मतलब कि 57 लाख, 5 मिलियन 700,000 हो गए, 704,401। अब इसका न्यूमरेशन सिस्टम देख लेते हैं एक बार, जिससे आपको हमेशा याद रहे। इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, ठीक है। ये आपका मान लो 1 3 7 4 5 9 8। अब इसको हम क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5, तो 89,54,731। सिंपल सी भाषा में यही कहते हैं, लेकिन हम इसको ध्यान रखने के लिए, ये आपका वंस प्लेस है, ये आपका टेंस प्लेस है, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये 100,000 और ये आपका मिलियन। और इससे पीछे मान लीजिए आप 7 है, तो ये 10 मिलियन। ये तो हो गया प्लेस सिस्टम। अब इसके बिहाफ पर हमारा क्वेश्चन क्या था? मैंने आपको बताया था हमारा क्वेश्चन है 85,000,001। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। तो मिलियन पर 8 मिलियन हो गया। और जैसे कि मैंने आपको सिंपल वे में बताया भी था कि 85 लाख बैठ रहा है, 85 लाख में से 80 लाख और 5 लाख अलग कर देंगे, तो हम ये 8 मिलियन लिखेंगे डायरेक्ट, और 500,000 लिखेंगे, 500,000 लिखेंगे। 8 मिलियन हो गया ये, बचा 5 लाख को क्या लिखते हैं इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में? 500,000 लिखते हैं, और लास्ट में आपका 1। तो यहाँ पर देखते हैं, इस पर फिट बैठाते हैं। ये वाली टर्म हो गई आपकी, दोबारा से बना देते हैं, 1 0 0 0 0 5 और 8, ठीक है। अब ये वंस पर है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, ये मिलियन। तो 8 इसको लिखेंगे कैसे? 8 मिलियन 500,001, ठीक है। ये आपकी मिलियन टर्म हो गई, ठीक है। अब आपको याद रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और ये हमेशा आपको पेपर से पहले रिवाइज कर लेना है, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया जिसको बड़े बखूबी हमने किया। और कोमाज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, कोमा लगाना सीख लेते हैं। तो बेसिकली जैसे हमने इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में क्या किया था, फर्स्ट तीन के बाद पहला कोमा लगाता और उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कोमा लगता चले जाएगा। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 85,000,001 शुरू से ही हर 3 डिजिट के बाद। इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में पहली 3 डिजिट के बाद कोमा लगने के बाद हर 2 डिजिट के बाद लगता है, लेकिन इंटरनेशनल में हमेशा ही हर 3 डिजिट के बाद ही कोमा लगता रहेगा, ठीक है। ये लग गया आपका। और इससे हमें क्या पता लगा कि 8,500,001, इससे हमें आसानी से समझ में भी आता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्वेश्चन कहता है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 11010101 टू गेट 9090909। तो क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये आ जाए? तो इसका डायरेक्ट आंसर है कि इस डिजिट में से ये डिजिट माइनस कर दो, तो जो टर्म आएगी ये सब्ट्रैक्ट कर दो, जो टर्म आएगी वही
अगर इसमें से डिवाइड माइनस करेंगे तो हमारी वापस से यही टर्म आ जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास 11010101 टर्म है, जिसमें हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे जोन सी टर्म हमें दी गई है कि ये टर्म आनी चाहिए। तो 90909009 क्या आएगा? अब करते हैं 1010101 और 90900909। अब देख लेते हैं, यहाँ पर 4 9 है और 4 1 के बाद 1 2 3 4 4 9 1 2 3 4 4 1 के बाद 1 1 तरीके से लिख लेना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है फिर आगे चल के पेपर में। क्या होता है, यही हम गलत लिख लेते हैं और आंसर भी हमारा गलत आ जाता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 1 यहाँ से हासिल गया, यहाँ पर आया, ये 10 बना, 10 से 1 इसमें गया तो ये 11 बना, 11 में से 9 गए 2 हो गया। इसके बाद ये 10 बना था, 10 में से 1 इधर गया था तो ये 9 बचा, 9 में से 0 हो गया, 9 बचा। यहाँ से 1 कॉमन लिया था, हासिल लिया था तो 1 चला गया, यहाँ पर 0 बचा। अब 0 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो 0 में से लेंगे, 0 में से कुछ नहीं ले सकते तो फिर से दोबारा से यही प्रोसेस अपनाएंगे। 1 से 1 उधार ले लेंगे, 0 के पास हासिल आया, 1 10 बना, 10 में से 1 इधर लिया, 1 पहले से यहाँ से 1 जा चुका था तो यहाँ पे 0 था। अब यहाँ से 1 आया तो ये भी 10 बचा, 10 में से 9 गया, 1 बचा। यहाँ पर 10 बना था इधर से उधार लेने के बाद, इस 10 में से 1 इधर गया था तो ये 9 बचा, 9 में से 0 हो गया, 9 बचा। यहाँ से 1 जा चुका था क्योंकि यहाँ पे 0 बन गया, सेम इधर से आएगा 1 तो ये 0 10 बन जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा और ये 10, क्योंकि 1 इधर से इसमें 0 में आया था और 10 बना था, 10 से 1 इधर गया था तो ये 9 बचा, 9 में से 0 गया, 9 बचा। और यहाँ से 1 इसमें गया था तो यहाँ पर क्या बचा, 0 बचा। और 0 बचने के बाद इधर से 1 इधर आया तो 1 और 0 10 बना और 10 में से 9 गया, 1 बना। तो 19 19 19 2 19 19 19 2 ये हमारा आंसर होगा। आइए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 19 19 19 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मार्क 3 पॉइंट पी क्यू आर ऑन द आंसर शीट। तो आंसर शीट पे हमने 3 मार्क कर लिए पी क्यू आर। जॉइन पी क्यू यूजिंग अ रूलर। तो पी और क्यू को ज्वाइन करना है रूलर का यूज़ करके। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है कि मार्क 3 पॉइंट्स पी क्यू एंड आर ऑन द आंसर शीट, जॉइन पी एंड क्यू यूजिंग अ रूलर। देखो, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता आपका। आइए इसको समझते हैं। बेसिकली कहा क्या है कि आप आंसर शीट पर ना कहीं पर भी 3 पॉइंट्स ऐसे मार्क कर लेना। ठीक है, ऐसे आपने 3 पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब आपने इसको नाम दे देना है पी क्यू और आर। ठीक है, इसके बाद कहा है कि रूलर से पी और क्यू को आप मिला दोगे। अब रूलर कैसी होती है? रूलर होती है ऐसी। अब आप इसको उठा के कहीं भी रखो, आपको रखनी है ये रूलर अपनी बहुत आराम से अपने पॉइंट्स पर। दोनों पॉइंट्स को मिला दोगे आप। रख लिया आपने, आपकी रूलर है, ये आपकी रूलर है। अब आपने रखी और क्या किया, अब आपने इसकी हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको। वो पी और क्यू को जोड़ती हो। किसको जोड़ती हो? पी और क्यू को। वो किसको जोड़ती हो? पी और क्यू को। आइए जोड़ देते हैं पी और क्यू को। अब देखो, मैंने दूर रखा तो पी और क्यू जुड़े? नहीं जुड़े। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल स्केल से यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से पकड़ेंगे और दोनों लाइन को बिल्कुल पेंसिल को ना रूलर के बराबर से निकालना है और ये दोनों लाइन जुड़ जाएंगी। अब इससे आपको क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि क्यू पॉइंट अलग रहा, क्यू पॉइंट अलग रह गया और आपका पी और क्यू जुड़ गए, पी और क्यू जुड़ गए। तो इस तरह से आपको इमेज ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सेक्शन सी का 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के 3 नंबर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन 15 कहता है राइट द नेक्स्ट सीक्वेंस। तो पहला सीक्वेंस आपको दे दिया गया, अगले सीक्वेंस के अगली 3 डिजिट्स लिखनी है। सेम बी पार्ट में भी आपको ब्लैंक स्पेस दे दिए गए, इनको फिल करना है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सीरियसली और आराम से, क्योंकि आपके पेपर में सीरीज़ कुछ भी आ सकती है, सेम नहीं आएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि किस बिहाफ पर ये सीरीज़ बनी है। तो 1 और 2, 1 2 कितना डिफरेंस है? +1 का। 2 4 कितना डिफरेंस है? +2 का।
4 8 कितना डिफरेंस है 4 का, 8 16 कितना डिफरेंस है 8 का, 16 32 कितना डिफरेंस है 16 का। अब आपने एक चीज़ नोटिस की, आइए सीरीज़ को लिख लेते हैं, 1 2 4 6 1 2 4 8 16 1 2 4 1 2 4 8 16 32 और अगली 3 टर्म निकालनी है हमें। अब हमने देखा क्या, इस टर्म में और 2 में क्या डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, इसमें और 4 में 2 का, 4 में और 8 में 8 माइनस 4 कर लेंगे 4 आ जाएगा, 4 का, 8 और 16 में 8 का, 16 और 32 में 16 का। अब हमें एक तरीका तो ये है, हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि 1 का 2 डबल हो रहा है, 2 का 2 4 डबल हो रहा है, 4 का डबल 8 हो रहा है, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल आ जाएगा यहाँ पर जो टर्म आएगी उसका डबल आ जाएगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इसका डबल आ जाएगा यहाँ पर। ये तो हो गया आपका साफ, भाई हर चीज़ की 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन अगर आप देखें कि ये डिफरेंस क्रिएट जो आपको मिल गया है, अगर इस बिहाफ पे करें तो भी आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर इसका डबल हो रहा है, यहाँ पर इसका डबल हो रहा है, यहाँ पर इसका डबल हो रहा है, यहाँ पर इसका डबल हो रहा है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन पर भी नहीं जाते और आप सिर्फ ऐड करते हैं तो यहाँ पर +1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर +8 हुआ, ऐसी सीरीज़ चलेगी। अब इस सीरीज़ को तोड़ लेते हैं, +1 हुआ, +2 हुआ, +4 हुआ, +1 हुआ, +2 हुआ। तो अब इससे आगे क्या आएगा, +1 2 4 डबल होगा, इसका 4 होगा, तो यहाँ पे 4 और 4 +8 हो जाएगा। अब 8 में +8 कर देंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 में +16 कर देंगे 32 हो जाएगा। ठीक है, अब 32 में 32 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 64। अब क्योंकि जैसे कि आप समझ गए कि ये सीरीज़ ऐसे चलेगी तो इस प्लस वाली सीरीज़ में ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, इसलिए आप इसको ध्यान से समझो कि जितना भी आप 1 + 2, ये +1 + 2 + 4 + 8 + 16 हो रहा है, ये डबल हो रहा है तो आपको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप करेंगे 32 का डबल कितना होता है 32 का डबल क्या होता है 32 का डबल होता है 2 से मल्टीप्लाई करके 64, तो यहाँ पे आ जाएगा 64। 64 का डबल क्या होता है 64 का डबल होता है 128, यहाँ पर आ जाएगा 128, और इसका डबल क्या होता है, तो 128 का डबल होता है आपका 8 2 16, 1 हासिल गया, 2 2 4 5, 2 1 2, 256। तो आपकी 3 टर्म्स आपके सामने आ गई। इसी तरह से हमने क्या किया, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, 128 का डबल 256, 3 टर्म्स आ गई आपकी। इस तरह से बी ऑप्शन करेंगे हम। बी ऑप्शन में 1 4 9 16 25 सॉरी 1 4 9 16 25 डैश, देन क्या था 49 और डबल डैश, 49 और डबल डैश। तो 1 और 4 के बीच में डिफरेंस 3 का, 4 9 के बीच में डिफरेंस 5 का, 9 6 के बीच में डिफरेंस 7 का, 16 25 के बीच में डिफरेंस 3 4 9 का, अब 3 5 के बीच में डिफरेंस 2 का, 5 7 के। अब ये आप देखो, चेक करो आप, क्या ये 3 का डबल है, नहीं। क्या 3 का ये 3 गुना है, नहीं। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करके 5 आ सकता है, कभी नहीं। तो हम इसका डिफरेंस ही लेंगे, यहाँ पर मजबूरी है हमारी लेनी, वहाँ पर डायरेक्ट डबल हो रहा था। 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9, तो 9 + 2 11, और 11 किस में ऐड करेंगे 25 में, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, एक सेकेंड इसको अलग कलर से लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं पिंक से भी नहीं, ग्रीन से लिख लेते हैं। इसका +11 करेंगे तो क्या आ जाएगा 36, और +11 में +2 करेंगे, +2 कितना हो जाएगा 13, और 13 प्लस करा हमने 36 में तो कितना आ गया, ये हमारा 49 आया था, ये हमारा 49 आ रखा था। अब 49 में कितना प्लस कर देंगे, पहले नीचे करेंगे, 13 में +2 करा और इसमें भी +2 करना है हमें, तो 13 + 2 15,
तो 49 में 15 प्लस करेंगे अगली टर्म लाने के लिए, तो 49 में 15 प्लस करेंगे आपका आएगा 64 और 64 में प्लस 2, 15 में प्लस 2 करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 17। तो 64 में 17 प्लस करेंगे अगली टर्म लाने के लिए, कितना आएगा 64 प्लस 17 2 8 9, कितना आ गया आपका 91। तो आपके पास आंसर आ गए 36 64 91। 36 64 91। एक बार और देख लेते हैं कैसे। डिफरेंस आया 3 का, डिफरेंस आया 5 का, इनका डिफरेंस 2, यहाँ पर 2 का डिफरेंस आएगा 7, 7 का डिफरेंस 16 आ गया। 7 के बाद डिफरेंस 9 का, अगर यहाँ पर 2 का डिफरेंस लेंगे 9 आ गया, 9 का डिफरेंस लेंगे 16 में 9 प्लस करेंगे 25 आ गया, 9 में 2 प्लस करेंगे 11 आया, 25 में 11 प्लस करेंगे 36 आ गया। 36 11 में 2 प्लस करेंगे क्या आएगा 13 आएगा, और 36 में 13 प्लस करेंगे 49, पहले से लिखा है बिल्कुल सही, करेक्ट हो गया हमारी पैटर्न हमारा। 13 में प्लस 2 करेंगे 15 आएगा, 49 में 15 प्लस करेंगे तो 5 प्लस करने पर 54 और 10 प्लस करने पर 64 आ गया। 15 में 2 प्लस करेंगे 17 और 64 में 17 प्लस करेंगे 7, 71 हुआ पहले, और 71 के बाद आपका 10 प्लस करेंगे 81, सॉरी यहाँ पर 81 आएगा, हमारी कैलकुलेशन गलत हो गई। तो यहाँ पर हमने 17 लिखा प्लस 2 करके, और 17 को 64 में प्लस करेंगे प्लस 17, 7 4 11, 1 6 7 और 1 8, तो ये हमारा 81 आ गया। तो हमारी कितनी टर्म्स हो गई, हमारी 3 टर्म हो गई 36 64 और 81। वही हमने चेक की अभी, 64 में 17 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 81। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल टॉप इज़, तो रेक्टेंगुलर टेबल है, ठीक है, इसके नीचे 4 पाए होते हैं, इस टॉप की बात कर रहे हैं, तो 45 और 35 इसकी डायमेंशंस है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंट रिक्वायर फॉर द टेबल टॉप। अब इस टेबल टॉप पर पेंट होना है, और किस रेट से होगा, ₹5 पर स्क्वायर मीटर। तो पर मतलब इसका एरिया निकाल लेंगे हम, एरिया निकाल लेंगे, और जो एरिया आएगा वो क्या आता है, किस फॉर्म में आता है, एरिया आएगा इतना एरिया स्क्वायर मीटर की फॉर्म में आएगा, और स्क्वायर मीटर की फॉर्म में आएगा तो हमें कितना दिया है, पर स्क्वायर मीटर की वैल्यू दे दी, तो जितना भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई पर स्क्वायर मीटर से कर देंगे, और कितना है पर स्क्वायर मीटर 5, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल। क्वेश्चन नंबर 16, एरिया ऑफ टॉप ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल, लेंथ इज इक्वल टू है आपकी 45 मीटर एंड विड्थ है 35 मीटर। तो आपकी ये टेबल का टॉप है, ठीक है, अगर हम ऊपर से देखें टॉप व्यू है, तो इसकी लेंथ है 45 और विड्थ है आपकी 35। लेंथ है 45 मीटर और विड्थ है आपकी 35 मीटर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है 45 मीटर इंटू 35 मीटर, जिसका आंसर आपका आ जाएगा 45 35 की मल्टीप्लाई 5 5 25, 2 हासिल का 5 4 20 22, 3 5 15, 1 हासिल 3 4 12, 3 4 12 और 1 13, 5 2 5 7, 2 3 5 और 1, तो आपका आंसर आ गया 1575 मीटर स्क्वायर। और ये आपका एरिया है, और पर मीटर कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर कितना दिया गया है, दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ पेंट रिक्वायर फॉर टेबल पूछा गया है टॉप इफ रेट इज़, कॉस्ट ऑफ पेंट पर मीटर स्क्वायर इज़ ₹5। तो टोटल कॉस्ट क्या निकालेंगे हम, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट रिक्वायर फॉर द टॉप ऑफ द टेबल। तो टेबल के टॉप के लिए जो कपड़ा है उसकी कॉस्ट निकालेंगे, उस पर पेंट होने की कॉस्ट निकालेंगे, जो कि होगी कॉस्ट
ऑफ पेंट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इनटू एरिया ऑफ टॉप ऑफ द टेबल। और कॉस्ट ऑफ पेंट पर मीटर स्क्वायर कितना है, ₹5 मीटर स्क्वायर इनटू एरिया कितना है, कितना एरिया निकाला था हमने, 1575 मीटर स्क्वायर, ₹5 पर मीटर स्क्वायर। तो हम लिख देंगे कितना, ₹5 पर मीटर स्क्वायर, जो कि होगा कितना, 1575 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया और 5 से ये मल्टीप्लाई करने के बाद आता है हमारा 5 5 25, 2 5 7 35, 7 3 5 5 25, 3 28, 2 5 1 5 2 7। आपका आ गया आंसर ₹7875। टोटल कॉस्ट आपकी ये होगी, ठीक है। इस तरह से हमने अपना पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछता है राइट 3 मल्टीपल ऑफ 12 एंड 17। तो 12 और 17 के मल्टीपल लिखते हैं। मैंने आपको बताया था मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल होता है उसका मल्टीप्लाई मतलब उसको कितनी बार जोड़ते चले जाएं। जैसे 2 था तो 2 + 2 4 हो गया, ऐसे। तो 12 और 17 के मल्टीपल बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो ऑप्शन ए कहता है 3 मल्टीपल ऑफ 12। आपके होंगे 12 12 × 2 12 × 3, जो कि कहलाएंगे आपके 12 24 36। ऑप्शन बी कहता है 3 मल्टीपल्स ऑफ 17। तो फर्स्ट मल्टीपल 17 का 17 ही है, देन 17 × 2 हो सकता है, और 17 × 3 4 5 सब 17 की मल्टीपल है, तो हम सिर्फ 3 ले लेते हैं। तो 17 34 एंड 51, ये आपके 3 मल्टीपल्स ऑफ 17 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एलसीएम ऑफ 12 24 48। एलसीएम निकालना मैंने सबसे पहले सिखाया था आपको, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगा था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एलसीएम जो कि हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होगा, हमारे पास 3 चीज़ दी गई हैं, 12 24 48। आइए निकाल लेते हैं। 2 से स्टार्ट होगा, 2 6 12, 2 12 24 और 2 24 48। फिर अगेन 2 3 6, 2 6 12 और 2 12, देन अगेन 2 3 एज इट इज़ आएगा क्योंकि 3 2 से कटेगा नहीं, 2 3 6 और 2 6 12। अब 3 एज इट इज़, क्योंकि सिर्फ 6 कटेगा तो 2 3 6। अब सिर्फ 3 3 1 3 3 1 3 एंड 3 1 3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 16 3 कितना होता है 48। तो इसका एलसीएम ऑफ 12 24 48 इज इक्वल टू 48। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 64। अब जैसे हमने एलसीएम की बात की, मैंने आपको बताया था अगर आप ट्री पर चलो 3 के मल्टीपल में 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, और 4 के ट्री में 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा। ये मल्टीपल हो गए। इनमें सबसे छोटा मल्टीपल जो भी होगा, जैसे 12, ये दोनों क्या है 3 और 4 के लीस्ट मल्टीपल हुआ, लीस्ट और कॉमन हुआ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल हमेशा
इक्वल और बराबर, इक्वल 3 वो अपने आप होता है और उससे ज़्यादा होता है, हमेशा 3 से बड़े ही होंगे सारे मल्टीपल, लेकिन फैक्टर हमेशा छोटे होते हैं, वो खुद और उससे छोटे। तो मान लीजिए 3 की बात, हम 15 की बात करते हैं और 12 की बात करते हैं, तो इसके फैक्टर कौन से होंगे? इसके फैक्टर होंगे जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सके। जैसे ये खुद 15 कर देगा अपने आप को खुद डिवाइड, 5 कर देगा कम्प्लीटली डिवाइड, 3 कर देगा, सेम ऐसे ही 12 के होंगे, 12 खुद अपने आप को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, उसके बाद कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा 12 को 4 भी, 6 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, 3 भी कर देगा और 2 भी कर देगा कम्प्लीटली डिवाइड, फिर दोनों को 1 भी कर देंगे। अब ये होगा इनके फैक्टर, तो फैक्टर हमेशा छोटे होंगे, छोटे होंगे कौन? फैक्टर। और छोटों में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा जो कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा और कॉमन होगा? तो इनमें कॉमन क्या है? 15 12 कॉमन है, 5 6 कॉमन है, 4 3 4 क्या कॉमन आ रहा है? 3 और 3, और कॉमन सिर्फ 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, और तो कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि इनमें बड़ा कौन सा है? 3 बड़ा है, तो इनका HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 3। इसी तरह से हमने 3 निकाल लिया, हमने यहाँ पर LCM निकाल लिया था। अब मैंने दोनों ट्री बनवाया आपको, इससे हमेशा याद रहेगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये होगा हमेशा बड़ा मल्टीपल, ठीक है। अब HCF किसका निकालना है? HCF LCM निकालने का तरीका बता दिया था आपको, HCF निकाल के तरीका बताते हैं। 36 और 64। अब इन दोनों का होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो कोई भी नंबर अगर वो प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होगा, लेकिन अगर वो कंपोजिट नंबर है, कोई भी इंटीजर है पॉजिटिव जैसे 36, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा जा सकता है। कैसे? इसको छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं हम, और छोटे से छोटा नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड होता चलेगा। जैसे 36 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सबसे छोटा नंबर 2 होता है प्राइम नंबर। 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा 9 तो 3, क्योंकि अब 4 कोई प्राइम नंबर नहीं है तो 4 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमें तो सबसे छोटा नंबर चाहिए और सबसे छोटा नंबर अपने आप में प्राइम नंबर होता है। 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। अब इससे आगे नहीं जाएगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 36 और हमें क्या चाहिए था? 36 और 64 का HCF। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसी तरह से हम 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 64 का आइए करते हैं। तो 2 से कट जाएगा ये 30, आपका आ जाएगा 32, 2 से कट जाएगा आपका ये 16, 2 से कट जाएगा आपका ये 8, 2 से कट जाएगा आपका ये 4, और 2 से कट जाएगा आपका ये 2, और 2 से कट जाएगा आपका ये 1। 2 2 ज़ा 4, देखो अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इन सब को हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 इंटू 2, कितने 2 हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो कि सबसे बड़ी टर्म कॉमन क्या आ रही है, तो 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2, इससे ज़्यादा कोई कॉमन आ रहा है? तो और यही कॉमन है तो ऑब्वियसली बात है यही सबसे बड़ी टर्म है। तो इसको देख लेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। अब इसमें सिर्फ 2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो वही निकाल लेंगे, और ज़्यादा कॉमन आते हैं तो देखते सबसे बड़ी टर्म कौन सी है। तो 2 स्क्वायर कॉमन आया जो कि हो गया 4, तो 4 हमारा क्या होगा? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। HCF भी सीख लिया हमने, LCM भी सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ को। अब सबसे छोटा कौन सा होगा? देखो यहाँ पर डिजिट कितनी है, पहले काउंट करनी होती है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स है इसमें। 7 1 2 3 4 5 6 7 सेम। 1 2 3 4 5 6 7 सेम। 1 2 3 4 5 6 7 सेम।
एंड 1 मिलियन। अब इसमें असेंडिंग सबसे छोटा देखना है आपको। सबसे छोटा देखने के लिए पहले आप देखो 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, सही बात है। तीनों में एक चीज़ देखो कि 1 टेंस 100,000 10,000 लाख और 10 लाख। तो लाख में आपको देखना है कि लाख वाली डिजिट में क्या कोई टर्म आ रही है, नहीं। उसके बाद आप देखोगे लाख वाली में सब ज़ीरो है। अब आप इस प्लेस को चेक करोगे, इस प्लेस में क्या 10,000 प्लेस पर क्या आपको कोई डिजिट दिख रही है? हाँ, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन सब में सेम है। इसके बाद आप 1000 प्लेस पर देखोगे, यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो है और यहाँ पर भी ज़ीरो है, सेम। इसके बाद बची आपकी ये 3 टर्म आपकी बची। आप यहाँ पर एक बार सोल्व कर लेते हैं, इसके ऊपर ही करते हैं। यहाँ पर बची 101, यहाँ पर बची 199, यहाँ पर बची 00001 और यहाँ पर बची 00099। अब आप देखो 101, 199, 001 और इनमें सबसे छोटी टर्म कौन सी है? 001। तो हम ये वाली टर्म को असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी, सबसे असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है स्मॉलर टू ग्रेटर। इस डायरेक्शन में आप लिखोगे ऐसे। तो सबसे पहले कौन सी टर्म बताई हमने? 001 वाली। और उससे पहले की क्या क्या डिजिट थी? उससे पहले की डिजिट थी 001 से 10 और 10, ठीक है। ये आपकी एक डिजिट हो गई। इसके बाद आपकी आएगी 001 के बाद 101, 199 या 099। ऑब्वियसली 101, 199 से छोटी 099 है। अब एक चीज़ और देखो आप कि ये 10 लाख है और ये सब भी 10 लाख है। इन सब में कोई ना कोई डिजिट आ रही है। तो सबसे छोटी टर्म तो 1 मिलियन ही हो गई, 10 लाख। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे 1 मिलियन। इसके बाद 101001, ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। इसके बाद आती है आपकी 101 00001, 101 00001। देन आपकी 009 वाली 101 00099। इसके बाद आएगी आपकी 1010, क्योंकि इतना तो सेम ही पार्ट है सबका। इसके बाद वाले पार्ट को देख रहे हैं हम। इसके बाद वाले पार्ट में 101 आ जाएगी। 101 बड़ा होता है 99 से और इससे भी बड़ा होता है 1010199। तो ये दोनों पार्ट तो सेम हो गए और 199। आइए, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ सेक्शन डी, जिसमें एक और पैटर्न की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है कि ड्रॉ नेक्स्ट शेप। पहले आपके पास ये शेप है, फिर ये शेप है और अब आपको नई शेप बनानी है। अब इसमें आप देखो कि आप देख पा रहे हो कि साइड में 1 2 3 ट्रायंगल्स हैं। यहाँ पर कितने? 1 1 2 3 4 ट्रायंगल हो गए। तो हमें कितने ले जाने हैं? 5 तक ले जाने होंगे। और बेस कितने ट्रायंगल पर है? 1 2 3। यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4। तो सेम इसको हम आगे बढ़ाते हुए पहले बेस और साइड्स भी देख लेंगे। तो बेस कितना बनाएंगे? 5 ट्रायंगल्स का, 1 2 3 4 5। तो 5 ट्रायंगल्स का बेस बना लिया। अब हम जो साइड में लाइन बनाएंगे, ये भी हम ध्यान रखेंगे कि 1, ये हो गया ना आपका 1 2 3 4 5 ट्रायंगल का साइड हो गई। और इसमें भी आपका बनाने का तरीका कैसे होगा? अब आप क्वेश्चन तो समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। अब आपको बनाने का तरीका कैसे होगा? आपने बना लिया एक ट्रायंगल, ठीक है, आपने बना लिया। इसमें क्या करेंगे आप, क्योंकि हमें 5 बेस चाहिए, 1 2 3 4, ये तो ज़्यादा ही छोटे हो गए, दोबारा से बना लेते हैं। अब इसमें 5 साइड में होने चाहिए। देख लो अपनी इमेज को। इसमें
1 और 2, 1 2 3, सेम इसमें 4 लाइन्स कर देंगे हम, 1 2 3 4। तो साइड में कितने बेस आ गए, 1 2 3 4 5 आ गए। सेम ऐसे ही हम इसको मिला देंगे, ये आपकी इमेज हो जाएगी जिसमें कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये नेक्स्ट फिगर हो गई। अब इसको बनाने का तरीका सिंपल यही है, आपको याद करना पड़ेगा। देखो मैं इतना बताकर आगे बढ़ सकता था, लेकिन आपको ये फिगर सिखानी है तो उसके लिए क्या करना होगा, आप पहले एक सिंपल ट्रायंगल लेंगे। इस ट्रायंगल में आप सिंपल 4 लाइन खींच लेंगे, क्योंकि आपको 5 बेस बनाने हैं तो लाइन एक कम खींचनी होती है, ठीक है। अब आप ध्यान रखो कि यहाँ पर 1 2 3, और जब आपने 4 लाइन खींची तो इधर के भी 4 5 बेस बन गए। बट अब जो ये यहाँ से लाइन खींचोगे आप, ये बहुत आपको फोकस होके खींचनी है, क्योंकि ये वाली लाइन कट करनी चाहिए। पहले आप ऐसे बना लेना जिससे कि आपको थोड़ा इजी पड़े। पहले आपने ये डॉट 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 बना लिए, उसके बाद फिर यहाँ पर ये कट होना चाहिए, यहाँ पर कट होना चाहिए, तभी ये ट्रायंगल बनेंगे। तो फिर आपने डॉट 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 बना लिए, फिर यहाँ पर ये कट होना चाहिए, डॉट 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 बना लिए। अब इसको पूरा अच्छे से मिला दिया। अब इसको मिलाने के बाद आपका ट्रायंगल तैयार हो गया। ये बेस्ट है तरीका ट्रायंगल बनाने का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 का ए पार्ट, 9 इक्वल ट्रायंगल्स होंगे। बी, अगर देखो यहाँ पर शेप आपने ड्रॉ कर दी, अब इसके बाद देखने कि ट्रायंगल्स काउंट करने हैं आपको। अब आप ट्रायंगल्स तो इसमें बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इक्वल ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। तो इक्वल ट्रायंगल्स में आपको जो सामने दिख रहे हैं ये ट्रायंगल्स देखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 इक्वल ट्रायंगल्स होंगे ए में। बी में कितने होंगे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और सी में काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो आपके कितने हो गए, 23 ट्रायंगल्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पहले आपकी फिगर है K2, देन K3, K4, K5। ऑप्शन ए कहता है इन फिगर K2 1 लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है आपका। K3 में 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, 1 2 3, 3 लाइन्स है आपके पास। K4 में कितने लाइन सेगमेंट्स है, 1 2 3 4 5 और 6। कितने लाइन सेगमेंट्स है, 6 लाइन सेगमेंट। K5 फिगर में कितने लाइन सेगमेंट्स है, आइए देख लेते हैं। पहले तो आपके ऊपर एक फिगर ये हो गई, 1 2 3 हो गया इसमें। फिर आपकी 1 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए, 10 लाइन सेगमेंट। आप ऐसे ड्रॉ करके देख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ड्रॉ करेंगे तब ज़्यादा इजीली दिखेगा। ऑप्शन बी कहता है राइट द नेम ऑफ द फिगर K3 एंड K5। K3 को कहते हैं हम, K3 को कहेंगे ट्रायंगल और K5 को कहेंगे पेंटागन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 22 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है इन द ईयर 2010 द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाज 210 ओनली, 210 ओनली। इन 2024, ये किस कब की है, ये 2010 की है पॉपुलेशन। इन 2024 द पॉपुलेशन इज़ 2,010,000 ओनली, 2,010,000। मतलब कि आपके 10 स्टार्टिंग में 1s 10s 100,000 10,000, फिर आपके 100,000 और फिर मिलियन। तो कितनी कही गई है, 2,010,000 ओनली। ये आपकी पॉपुलेशन हो गई 2024 में। हाउ मच पॉपुलेशन इज़ इंक्रीज्ड, हाउ मैनी ईयर्स इज़ टुक टू रीच द प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन, हाउ मच पॉपुलेशन इंक्रीज, पहले तो ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई है। मतलब कि आपको आज जो पॉपुलेशन है उसमें से 2010 की माइनस कर देनी है, पता चल जाएगा कि कितनी इंक्रीज़ हुई है।
और पूछा गया है हाउ मेनी ईयर्स इट टुक टू रीच द प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन को पहुंचने के लिए कितने साल लग गए, तो 2024 में से 2010 माइनस कर देंगे तो साल भी आपको मिल जाएंगे। आइए देखते हैं। पहले करते हैं हम अपना 23 क्वेश्चन, राइट बोथ पॉपुलेशन इन नंबर्स फॉर्म। ठीक है, हमारे पास कितनी पॉपुलेशन है। इन द ईयर 2010 द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाज 210 ओनली, दैट इज 210 ओनली। ठीक है, और इन द ईयर 2024 द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन वाज 2,010,000 ओनली, दैट इज 110, 100,000, 10,000, 100,000 और 2। तो ये आपकी हो गई 3 और 3 डॉट, तो 20 लाख हुए ना, इसी को कहेंगे 2 मिलियन, 2,010,000 ओनली। ठीक है, ये आपकी पॉपुलेशन हो गई। इसके बाद वो पूछ रहा है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्या होगा। तो 2,010,000 में से 2,10,000 को माइनस कर देंगे, 1 हासिल का गया, 10, 2 गया 8 और 1 बचा, तो ये बचा आपका 1,800,000, 1,800,000, 1,800,000। ये हुई आपकी इंक्रीज इन पॉपुलेशन था, और ये हो गई आपकी इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा गया है कि साल कितने लगे। टाइम टेकन टू रीच दिस पॉपुलेशन, टाइम टेकन टू रीच दिस पॉपुलेशन। अब पहले बात की गई थी 2010 की, फिर बात की गई 2024 की, तो आप साफ साफ माइनस कर देंगे 2024 में से 2010, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा 14 ईयर्स, 14 ईयर्स। ये आपका आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये आप अपना आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 सेक्शन ई केस स्टडी होगी आपकी, ये 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। देखो अलग अलग जहाँ बस चलती है एक जर्नी पर, जो अलग अलग जगह पहुँचती है किस स्पीड के साथ, 60 किलोमीटर पर आवर के साथ। द जर्नी इज शोन बिलो, जर्नी आपको नीचे दिखाई गई है, ये आपकी जर्नी है, पॉइंट्स पर रुक रही है ये अलग अलग। ऑप्शन ए कहता है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू सी इन मीटर्स। देखो ये किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो जितने भी किलोमीटर होगा उसकी मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे। और डिस्टेंस नापना है ए टू सी, ए बी सी, तो ए से बी तक 4170 है, बी से सी तक 3410 है, तो ए टू सी कितना होगा, ए टू सी होगा, सब ऐड कर देंगे 4170 3410 0857 इंटू 1000 4 मीटर, और ये आपका आंसर आ गया। तो आइए इस तरह से पहले क्वेश्चन नंबर 24 को प्रॉपरली कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें कहा गया हमारे पास एक बस जर्नी है ए टू बी, अगर 60 किलोमीटर और बी टू सी 80 किलोमीटर होंगे तो दोनों का डिस्टेंस कितना होगा 140 किलोमीटर, जिसको हम कितना कर देंगे 140 इंटू 1000 जो कि टोटल हो जाएगा 140,000 किलोमीटर। तो 24 में कहता है ए टू बी कितना डिस्टेंस है, ए टू बी इज इक्वल टू 4170 किलोमीटर, बी टू सी कितना है 3410 किलोमीटर, 3410 किलोमीटर। तो ए टू सी कितना होगा, ए टू बी प्लस बी
टू सी, जो कि होगा आपका 4170 प्लस 3410। अब इसको प्लस करने पर क्या आंसर आएगा? 0857 किलोमीटर। और 4 क्या करेंगे हम, इसको मीटर्स में चेंज करेंगे। 4 मीटर 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। तो 7580 किलोमीटर इंटू 1000 इज़ इक्वल टू 7580000 मीटर। ठीक है, आपके ऑप्शन ए का आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी में, ऑप्शन बी में कहा गया कि ए टू बी में इज़ लेस देन द टाइम टेकन टू, मतलब पूछा गया कि टाइम टेकन बाय द बस टू रीच फ्रॉम ए टू बी इज़ लेस देन, मतलब ए टू बी में जितना टाइम लग रहा है उससे ज़्यादा टाइम किस में लगेगा। डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, एक स्टेटमेंट है, उसमें हमें ये फॉर्म फिल करना है, इस ये ब्लैंक दिया गया है इसको फिल करना है। और स्टेटमेंट क्या कहता है कि ए से बी तक जितना जो टाइम लगा वो कम है यहाँ से यहाँ जाने में, मतलब ए टू बी का टाइम कम है यहाँ से यहाँ जाने में। अब देखो ए टू बी का में ही कम लग रहा है टाइम, तो ए टू बी से भी ज़्यादा किस में लगेगा टाइम, जिसमें ए टू बी से भी ज़्यादा डिस्टेंस होगा। अब ए टू बी का डिस्टेंस कितना है? 4170। इससे ज़्यादा किस में डिस्टेंस? देखो 4000 से 3000 कम है, 2000 उससे भी कम है, 4000 से 1000 कम है, 2000 कम है, तो 4100 से 4800 और 8100, ये दो टाइम बिल्कुल किलोमीटर ज़्यादा है, तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब है आप यहाँ पर इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, या तो E to F और D to E। तो हम लिख लेते हैं D to E। तो द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच फ्रॉम ए टू बी, तो जो टाइम लग रहा है ए से बी को पर जाने के लिए बस को, वो कम टाइम है किसके मुकाबले? डी टू ई। डी से ई जाने पर जितना टाइम लगा होगा उससे कम टाइम लगेगा आपको ए टू बी जाने में। ठीक है, क्योंकि यहाँ की दूरी भी कम है ए टू बी की, डी टू ई से। क्वेश्चन नंबर सी डायरेक्ट कर लिया तो हमने। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, तो टोटल डिस्टेंस देखना है आपको। इफ़ इट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रिटर्न बैक टू ए से स्टार्ट होती है और ए पर ही आ जाती है, तो कंप्लीट पूरा एक हमें प्लस करना है इनको। बेसिकली क्वेश्चन पेपर कह रहा है कि आप इन सबको प्लस कर भी सकते हो या नहीं। तो आइए प्लस करते हैं। 4170 को लिख लेते हैं, फिर 3410, 2160, 8140, 4830 और आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2550, 2550, 1290, 1290। अब करते हैं हम इसको सोल्व। 1290 लास्ट था हमारा, 0 ऐड करा 0 आया, 718, 614, 418, 321, 526 और 935, 5 3 हासिल, 314, 48, 19, 110, 818, 523 और 220, 5 में 5 और 2 हासिल, 2 और 4 6, 3 9, 2 11, 8 19, 4 23, 2 25 और 1 26। तो टोटल कितना आ गया? टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू रिटर्न बैक टू ए, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू रिटर्न बैक ए इज 2552650 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, ए टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक। तो एक टैक्सी ड्राइवर अपनी कार का पेट्रोल टैंक फिल कराता है विद 120 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे को वो 120 लीटर तेल गिरवाता है। ठीक है, 120 लीटर 120 लीटर मंडे को। द नेक्स्ट डे मतलब कि ट्यूसडे को ही फिल्ड द टैंक विद 700 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो 700 लीटर्स डलवाता है ट्यूसडे को। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज़ ₹97। तो 97 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल की कॉस्ट है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ए कहता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। तो मंडे और ट्यूसडे में पेट्रोल जितना गिरा इसका डिफरेंस निकालना है। तो ज़्यादा 700
ट्यूसडे को गिरा था, 120 मंडे को गिरा था, डिफरेंस 700 में से 120 माइनस कर देंगे। बी व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ पेट्रोल यूज्ड इन 2 डेज, दोनों को ऐड कर देंगे। और ऑप्शन सी व्हाट इज़ द टोटल रुपीज स्पेंट इन पेट्रोल बाय द टैक्सी ड्राइवर, तो जो दोनों को ऐड किया हमने, मतलब टोटल लीटर्स आ गए 2 दिन में कितना यूज़ किया और 2 दिन में कितना यूज़ पेट्रोल किया, उसके हिसाब से पर लीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका टोटल रुपीज स्पेंट इन पेट्रोल आ जाएगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप 24 का। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में फर्स्ट कहता है ऑप्शन ए, जिसमें कि पेट्रोल ऑन मंडे इक्वल टू 120 लीटर, ऑन ट्यूसडे इक्वल टू 700 लीटर। ठीक है, अब पूछा गया है डिफरेंस। फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस कितना होगा, 700 लीटर माइनस 120 लीटर, और 700 में से 120 गए 580 लीटर्स आपके पास आ गया, डिफरेंस आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन बी कहता है कि टोटल कितना यूज़ किया, तो टोटल कितना यूज़ किया 120 लीटर प्लस 700 लीटर, ये कितना हो गया 820 लीटर टोटल यूज़ किया। और सी सेकंड पूछा था टोटल अमाउंट ऑफ पेट्रोल यूज्ड इन 2 डेज, और थर्ड व्हाट इज़ द टोटल रुपीज स्पेंट इन पेट्रोल बाय द टैक्सी ड्राइवर, तो टोटल रुपीज़ कितना स्पेंड होगा, टोटल पेट्रोल पर स्पेंड हुआ होगा टोटल रुपीज़, और टोटल पेट्रोल हमने निकाल ही लिया, तो टोटल पेट्रोल यूज्ड इनटू पर लीटर रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल के हिसाब से कर देंगे। तो 820 की मल्टीप्लाई कर देंगे 97 से, जो कि हमें गिवन है 97 रुपीज़ पर लीटर था, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 79540। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 2 14, 8 7 56, 9 2 18, 72, 73, 4 8 7 15, 1 6 3 9 7 9 5 4, और ये आपकी 0। बिल्कुल सही है, ये आपने टोटल रुपीज़ स्पेंड कर दिए 2 दिन में पेट्रोल पर। क्वेश्चन नंबर 26 पर आता है नेम, इसके नेम लिखने हैं। ऑप्शन ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच रे, देखो रे क्या होती है, किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट जाने वाली कोई भी एक डायरेक्शन में एक लाइन को ही रे कहते हैं। अब पूछा गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच रे, अब यहाँ पर 2 रे हैं, एक जो ऊपर को जा रही है, एक जो सीधी जा रही है, तो ऊपर वाली रे का नाम होगा टी ए, क्योंकि टी से स्टार्ट हुई, और नीचे वाली रे का नाम होगा टी बी। अब स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच रे क्या है, टी। ऑप्शन ए का स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू टी। ऑप्शन बी कहता है 2 रेज कौन सी हैं, तो बी की 2 रेज कौन सी है, पहली है आपकी टी ए और दूसरी है आपकी टी बी। तीसरा ऑप्शन पूछ रहा है आपका राइट एन एग्जाम्पल ऑफ रे फ्रॉम अवर नेचर, तो रे का कोई एक एग्जाम्पल लिखना है फ्रॉम अवर नेचर। तो रे का बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है सूरज की किरणें। तो देखो सूरज से किरणें निकल रही हैं, उनको हम रेज ही बोलते हैं। अब वो सीधी यहाँ से स्टार्ट होती है सन से, उसके बाद वो कहीं नहीं रुकती, वो चलती जाती है। ठीक है, तो आप आंसर में लिखेंगे एग्जाम्पल फ्रॉम नेचर इज़ सनलाइट, सूर्य की किरण, जिनको हम रेज भी बोलते हैं। ठीक है, आप एक इमेज बना के ऐसे दिखा सकते हैं। इसके बाद हमने ऑप्शन सी कर लिया, 26 क्वेश्चन हो गए, हमने अपना पेपर सोल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको अगर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपके मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, जो कि आपके पेपर में। तो आपका पेपर सोल्व कर लिया हमने, आई होप आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं आपके एक और इंटरेस्टिंग नेक्स्ट पेपर में। तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। अपने दोस्तों में शेयर किया करो जो आपके ही स्कूल के हैं, आपके ट्यूशन के हैं, उनको भी हेल्प होगी, और आपको भी ये पता चलेगा कि कहाँ क्या चीज़ आ रही है, कौन से स्कूल में कौन से पेपर आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपका रिवीजन, कॉन्सेप्ट और अप्रोच आपको समझ में आती है। तो लाइक करे बिना वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।